तेजस्वी यादव, यह नाम सुनते ही आपके मन में क्या छवि उभरती है, यह हमें जरूर बताइएगा। मेरे मन में जो छवि उभरती है वो ये है कि एक कुख्यात माफिया का बेटा बड़ा होता है, खेलता कूदता वह बचपन में ही, बालपन में ही, जब वह नवजात शिशु था तभी अरबपति हो जाता है। उसके बाद वह अपने पिता, मामा, भाई, तमाम लोगों की हरकतें देखता है और वह यह समझ जाता है कि एक भरा पूरा राज्य उसके चरने के लिए है और वह इस राज्य पर अपना पुश्तैनी अधिकार उसी तरह समझता है जिस तरह राहुल विंची इस अभागे देश पर अपना मौरूसी अधिकार, विरासत का अधिकार समझता है। उसी तेजस्वी यादव ने बिहार का तेजस्वी प्रण कल जारी किया। शब्दों से अच्छी परिचिति लगता है उनके पीआर टीम के जो भी सदस्य हैं उनके लिए, उनको बधाई बनती है क्योंकि बिहार का तेजस्वी प्रण। और एक चीज आपने गौर की होगी कि धीरे से राहुल विंची पूरे परिदृश्य से गायब है। अब कहा गया है कि छठी मैया चूंकि कल बीत गई है, एक शानदार रैली ये लोग मुजफ्फरपुर और दरभंगा में करेंगे। सीधे चलते हैं एंडी ब्रो के पास, जिनके बहुत प्यारे दुलारे नेता हैं तेजस्वी यादव। एंडी ब्रो, क्या चल रहा है? जी आपके यादव जी क्या कर दिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि जो भाजपा के पास एक बहुत बड़ा वाला आरोप होता था ना, 9वीं फेल वाला, जिसको कि पंचर कर दिया है प्रशांत किशोर ने, उससे रिलेटेड एक मजेदार चीज आज हो चुकी है। जो चुनाव के सारे नॉमिनेशन वगैरह फाइल हुए हैं उसमें 9वीं फेल जैसे तेजस्वी है ना, तो 9 और कैंडिडेट हैं, 9 और कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने आप को निरक्षर घोषित किया हुआ है। मतलब खुल्लम खुल्ला अपने चुनावी हलफनामे पे कह दे कोई कि वो निरक्षर है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता या कम होता है, बहुत कम होता है। तो जैसे वो 9वीं फेल है तो 9 ही लोगों ने बताया है कि वो निरक्षर है। 650 से ऊपर लोग बता चुके हैं कि 5वीं से 12वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की है, मतलब छठी कक्षा का मतलब हो गया मिडिल स्कूल, 6th क्लास तक पढ़े हैं, और कुछ लोग जो है वो 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं, इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं। तो ऐसे 650 से अधिक लोग हैं। अपराध कर्मियों की गिनती गिने अगर, तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके 50% आदमी जो है वो गंभीर अपराधों में लिप्त ना हो। अच्छा, नेताजी के ऊपर जो छोटे मोटे एफआईआर होते हैं उनको हम एफआईआर गिनते ही नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि किसी भी मामले में नेताजी के ऊपर कोई भी आप थोड़ा सा भी चुनावी प्रचार करते हैं, थोड़े से भी राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो तोड़ फोड़ का, हंगामा करने का, दंगे भड़काने का, ऐसे आरोप जो होते हैं ना, एक आईपीसी 143 वगैरह होता था। तो अगर कोई मेरे पास आकर के कहता था कि वो पत्रकार है या फिर वो राजनीतिज्ञ है, तो हम हमेशा जोड़ते थे कि इसके ऊपर 143 का केस है कि नहीं है। अगर उस आदमी के ऊपर 143 का केस नहीं है, दंगे भड़काने का केस नहीं है, तो वो साला ना पत्रकार हो सकता है ना वो राजनीतिज्ञ हो सकता है। अगर होगा तो उस पर ये दोनों मुकदमे होने चाहिए। जी जी। एंडी ब्रो, आप अपनी असंसदीय भाषा के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। और पत्रकार आपके सामने बैठा हुआ है और उसके ऊपर मुकदमा भी नहीं है भाई साहब। जो सच्चा पत्रकार होगा, जो नियमों को जानता है, मैं रोज बैठ के सुप्रीम कोर्ट के धुर्रे उड़ाता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर आज तक एक मुकदमा नहीं हुआ है, एक ये नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उस कानून को जानता हूँ जहां तक मेरा मुक्का है और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के तवलतियों की नाक आती है। नाक है तो नाक तो के सामने से घूसा घुमाने के कारण जो है आप पे संसदीय मुकदमा शब्द नहीं के हुआ। लिए नहीं तो आपने तो असंसदीय उसमें शब्द देखें, किया, उसको सॉरी बोलिए, उसमें सॉरी उसमें बोलिए। उसमें पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता है ना। तो आप जब बिहार में आप देखते हैं तो, या फिर जिला स्तर पे आप देखते हैं, तो वहां पे बेचारे को कानून पता ही नहीं है, तो डीएम साहब से झगड़ा हुआ, डीएम साहब ने 143 ठोक दिया उसके ऊपर। राइट, तो वो गरीब पत्रकार बेचारा क्या करेगा? क्या और उस करेगा? राइट, गरीब पत्रकार की स्थिति ऐसी भी नहीं होती कई बार कि वो ढंग से मुकदमा लड़ सके, एक ढंग का वकील अपने लिए रख सके। तो ये स्थिति रहती है। इसलिए 143 वगैरह का अगर मुकदमा होता है, छोटे मोटे मुकदमे जब होते हैं, सब हम उसको गिनते ही नहीं है कि भैया आगजनी का, सरकारी संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ का, ये सब मुकदमा जो है राजनीतिज्ञ के ऊपर और पत्रकार के ऊपर रहेगा, जो रिज्यूम पे शोभा देता है। तो अब यहां से मामला हटा दें, तो अब जो जिन मामलों की हम बात कर रहे हैं वो क्या है?
तो ये मामले जो है ये राजनीतिज्ञ पर नहीं होने चाहिए। हत्या का मामला उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, बलात्कार का मामला उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, यौन शोषण का और डकैती का मामला नहीं होना चाहिए। डकैती का मामला तो हरगिज नहीं होना चाहिए। मतलब डकैती और बलात्कार इन दोनों के मामले में तो हम कहते हैं कि डकैती और बलात्कार इन दोनों के मामले में भारतीय कानून ही उल्टा है। बाकी कानूनों में जहां चल रहा होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक अपराधी साबित ना हो जाए तब तक वो बेकसूर है, बेगुनाह है, निरीह प्राणी है। और डकैती और बलात्कार का जो मामला आ जाता है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो उस आदमी पे होता है जिस आदमी पर आरोप लगा है। बलात्कार पीड़िता के ऊपर प्रमाण देने का जो होता है ना बोझ, प्रमाण बलात्कार पीड़िता को नहीं देना पड़ता है, डकैती के पीड़ित को नहीं देना पड़ता है। प्रमाण डकैती के अपराधी या आरोपी को देना पड़ता है, बलात्कार के आरोपी को देना पड़ता है। तो वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं होता है, वो गिल्टी अंटिल प्रूवन अदरवाइज होता है। तो आप बलात्कार के आरोपी को अपराधी कह सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो ये चलिए यहाँ ये समझने की कानूनी तकनीकी भाषा थी, लेकिन इसको छोड़ भी दिया जाए तो अभी फिलहाल जो स्थिति है तो 50% से ऊपर वाली जो स्थिति, पढ़े लिखे की स्थिति की हमने बात कर ली, जो अपराध की स्थिति थी उसकी बात कर ली। तीसरा मामला जो आता है चुनाव में वो होता है करोड़पतियों का। तो सबसे मजेदार पार्टी है यहाँ पे लोजपा। लोजपा जो है उसमें भी जो है तो लोजपा के जो दोनों धड़े हैं उन दोनों धड़ों में करोड़पतियों की भरमार है। करोड़पति नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों में करोड़पतियों की अच्छा, भरमार। ये बात भी गौर करने की है एंडी ब्रो कि हाँ, जो भी छोटे दल होते हैं उनमें अरबपति बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे मांझी जी के साथ या सहनी जी के साथ या लोजपा में, या मुझे याद आता है बहन जी बसपा वाली, इन तब जगहों पर पता नहीं क्या तो बात प्रॉब्लम है तो कि खूबसूरती है, यही तो सौंदर्य है भारतीय लोकतंत्र का। देखिए भारतीय लोकतंत्र में समाजवाद इतना घुसा हुआ है कि जो धनी लोग होते हैं वो पैसा अपना बचा करके तिजोरी में नहीं रखते, वो आते हैं चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब कितने अच्छा, तेजस्वी लोग हैं। लेकिन अब आपके हारमोनियम को मैं रोकता हूँ। दर्शकों देखिए, एंडी ब्रो अपनी आदत के मुताबिक पहले भूमिका इन्होंने दी है, लेकिन आज बात बिहार के तेजस्वी प्रण पर होनी है। तो 25 ये वायदे सारे किए हैं इन्होंने। जी ये हाँ, सारे इन सब मैं समझ रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा, उसके मैं बाद आपको समझ समझ रहा हूँ, एक मैं भी समझ लाख रहा हूँ। ये जो हारमोनियम लेकर निकलते हैं एंडी ब्रो, इसीलिए कि पृष्ठभूमि ही आप समझ लें तो उसके बाद आप केवल हंसें और केवल रोएं कि जिस तेजस्वी यादव के साथ इतने महान महान पुरोधा और तीरंदाज खड़े हैं, वो तेजस्वी यादव क्या क्या वायदे किए हैं। जरा जल्दी से एक दो चार हिलेरियस वादे उनके मैं बता दूं। वैसे उन्होंने कुल 25 वादे किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा वादा है हर एक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। उनके शपथ ग्रहण के 20 महीने के अंदर अगर किसी बिहारी ने ये जुर्रत की, जैसे एंटी ब्रो है, अब ये सरकारी नौकरी करने ही नहीं जाएंगे और इनके घर में इनके अलावा अभी कोई एलिजिबल आदमी भी मेरे नहीं है सरकारी नौकरी के लिए। भागे, मेरे जैसा आदमी कहाँ भागे। मतलब हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं और मेरे घर में हम इकलौते ही हैं जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, तो मेरे घर की तो तलाशी होगी। तो साला हमको उठा करके ये लोग सचिवालय ले जाएंगे, चल कर सरकारी नौकरी क्लर्क बन जा। नहीं भाई, वही तो मैं तुमने बता रहा हूँ कि एंडी ब्रो जैसे लोगों की मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को तो घर से निकाल के कुर्सी से बांध के और उसके बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये पहला वादा है। दूसरा वादा इससे भी मजेदार है कि एजुकेशन वो में वक्त कंप्यूटर एमबीए कर लिए, आचार्य हो गए, संस्कृत से इतनी इतनी डिग्रियां इकट्ठा कर रखी हैं और साला नौकरी नहीं करता। चल कर नौकरी, करेगा कैसे नहीं। पकड़ और पकड़ के इतने इतने पढ़े लिखे पर पकड़ कर बना दिया जाएगा नहीं। अब एंडी ब्रो जैसे लोग हैं जिनको जबरदस्ती पकड़ के नौकरी दी जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से बाहर होंगे तो उनको वापस बुलाया जाएगा, उनको पकड़ के। दूसरा वादा इससे भी हिलेरियस है, जहां तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि वह वक्फ कानून को कूड़े के डब्बे में डाल देंगे। तीसरा वादा इससे भी मजेदार है, जब वह कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। शायद वो भूल गए हैं कि उनके बाप के राज में यहाँ पर लालटेन युग ही था
और बिजली आती थी तो हम लोग नाचते थे, और जब तक नाच का एक स्टेप खत्म हो तब तक बिजली चली जाती थी। चौथा वादा जो उन्होंने किया है वह किया है जीविका दीदियों को 30,000 रुपए मानदेय देने का। सबको, जितने भी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं, उन सभी को सीधे तौर पर स्थायी कर देंगे। इस तरह के तमाम उल जलूल बयान दिए गए हैं 25। और इसके साथ समाजवादी धड़े के सारे दल, उसके अलावा वामपंथी तमाम लोग, ये सारे लोग एक मंच पर इकट्ठा थे और किसी को तनिक शर्म नहीं आई। और इस तरह खुलेआम जो ये ब्राइबरी चल रही है, ये जो तमाम चीजें चल रही है, चाहे वो किसी दल का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, या उसके जवाब में भाजपा अब अपना संकल्प पत्र लाएगी, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, या चचा ने ही जो खजाने का मुंह खोल दिया और लगातार इतनी घोषणाएं पिछले 1 महीने में की हैं और कुछ लागू भी कर दी हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का असर ही काट दिया है उन्होंने 20 वर्षों का। और इसीलिए शायद उनके विपक्षी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। इन सभी चीजों के आलोक में एंडी ब्रो, और आप देखिए, आपने मेरे लिए एडिटिंग का काम बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन मैं कोई एडिटिंग नहीं करूंगा। आपको पहले भी मैंने बताया था, आपने संसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है, आप उसके लिए सॉरी बोलिए और आगे से मत कीजिएगा। इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया दर्शकों, उसके लिए आप सभी से मैं सॉरी बोलता हूँ। एंडी ब्रो, सारी हाँ घटनाओं के आलोक में, सब चीज के आलोक में कैसे देख सर, रहे हैं इस संकल्प लेकिन क्या, पत्र को? देखिए बिहारी होने के नाते हम लोगों की जो सामान्य सड़क की भाषा होती है, जो हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ निकल गया हो, तो उसे गलती मान करके इग्नोर कर दिया जाए और क्षमा किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज ये देखिए कि ये जो नौकरी वाला मामला था ना, इस नौकरी वाले मामले में एक बहुत मजेदार चीज हुई है। तमाम यूट्यूबर्स और बाकी सारे जितने लोग होते हैं, तथाकथित पत्रकार वगैरह जो होते हैं, वो लोग इस सवाल पे ना चुप्पी साधे रहे, या इस सवाल को जो है वो चुनावी वायदे को प्रमोट करते रहे कि बड़ा अच्छा वायदा किया है, ये हो गया तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इसमें जो मजेदार चीज हुई वो ये थी कि एक पत्रकार होते हैं अजीत अंजुम। अब ये पत्रकार होते थे पहले पुराने जमाने में, उसके बाद इनको लतिया करके जो है पत्रकार से जो है वो यूट्यूबर बना दिया गया। आजकल ये हर जगह गाली खाते हुए नजर आते हैं, और इनका वीडियो हम देखते भी इसीलिए है क्योंकि इनको गाली खाते देखने में बहुत मजा आता है। तो अच्छा, अब ये पहुंचे जब तेजस्वी यादव के पास, तो इन्होंने हिसाब जोड़ के बताया कि बिहार का बजट जो है वो इतने का है, और जो आप नौकरियां देने की बात कर रहे हैं उसकी सैलरी अगर 30,000 रुपए के हिसाब से भी हुई तो 9 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो 4 लाख करोड़ रुपए वाला राज्य, जिसका पूरा बजट ही 4 लाख करोड़ रुपए का है, वो अगर सैलरी में, नौकरी की सैलरी में 9 लाख करोड़ रुपए देने की बात करे, तो जाहिर सी बात है कि भैया आधे से अधिक आदमी को तो सैलरी नहीं मिलेगी। ये तो वही होगा जो थोड़े दिन पहले होता था। किसी भी आदमी से जो नौकरी कर रहा हो, आज की डेट में आपको कई 50-55 की आयु के मिल जाएंगे जो सरकारी नौकरी करते हो, इन सबके पास जाइए, चाहे वो किसी विभाग में काम करता हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, जिस विभाग में हो, उसके पास आप पहुंच जाइए। टीचर रहा हो स्कूल का या कॉलेज का प्रोफेसर रहा हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करता हो, या हॉस्पिटल में ही वो जो क्लर्क वगैरह होते हैं, जो नॉन मेडिकल स्टाफ होते हैं, क्लर्क वगैरह भी होते ही है ना जो हॉस्पिटल में होते हैं, तो इन सब से पूछ करके आप देखिए कि लालू यादव के दौर में सैलरी मिलती थी क्या? 6-6 महीने सैलरी नहीं आती थी, बैठे रहते थे इंतजार में। और वो जो मोहल्ले के दुकान वाला होता था ना, वो जानता था कि प्रोफेसर साहब है या मास्टर साहब है, तो उसकी प्रतिष्ठा इतनी होती थी कि उसको उधार मिल जाता था, तब जाकर के मिलती थी 6-6 महीने के बाद, साल भर की। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर और डीन का पुत्र हूँ, और उस जंगल राज के दौर में मैं 97 से लेकर 2002 तक जेएनयू का प्रोडक्ट रहा। इसलिए ये बात खाटी तौर पर मैं बोलता हूँ, और सरकार, ये सुधार दूं आपको, क्योंकि ये निजी भोगा हुआ दर्द है कि प्रोफेसर्स की और टीचर्स की थोड़ी बहुत इज्जत तो थी, तो उस वजह से मिल तो जाता था समान समान। लेकिन कितने प्रोफेसर्स ने आत्महत्या की है, ये इस 9वीं फेल को पता है क्या? इसके चारा चोर बाप की वजह से। और इतना ही नहीं होता था कि 6-6 महीने पर मिलता था एंडी ब्रो, एक अद्भुत व्यवस्था की थी बिहार सरकार ने उस समय।
परसेंटेज में सैलरी आती थी। इस महीने आप ऐसा करो 60% ले लो, इस महीने आप ऐसा करो 30% पर गुजारा करो। अद्भुत निजाम था और ये लोग थेथर लोग मुंह लेके चले आते हैं और अच्छा, इनसे भी थेथर इनके समर्थक है जी। पुराने दौर में इन लोगों ने किया है ऐसा, ऐसा नहीं है सिर्फ अभी तुरंत, अभी तुरंत जो है ये कांग्रेसी जो है हरामखोर हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। और जनता के इसी किस्म के वादे करके और ये लोग सत्ता में वहां आकर के बैठ गए और उसके बाद देख लीजिए कि अभी सैलरी नहीं मिल रही है। वहां पर भी यही सेम टू सेम वायदे जो थे, जो अभी यहां पर भी किया गया है कि पुरानी वाली पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया जाएगा। उस पुरानी वाली पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब होता है कि किसी को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अच्छा एंडी ब्रो, आपको फिर रोक रहा हूं बीच में। अब हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत वादे किए, इरादे किए, इन्होंने दिखाए, सारी की सारी घोषणाएं रद्दी के टोकरी में फेंक देने लायक है, क्योंकि आप 2.5 करोड़ नौकरियां नहीं पैदा कर सकते। केंद्र और राज्य पूरा जोर लगा दें तब भी नहीं पैदा कर सकते। आपके गठबंधन दल के सहयोगी इतने मूर्ख हैं कि वो कहते हैं कि अदानी सरकारी नौकरी दे। इस बिना पर आप चले हैं और उसके बाद आपके बाप और मां के राज में 15 वर्षों तक जिस बिहार को लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, गरीबी, दुखहाली और मजाक का पात्र बना के रख दिया। हे तेजस्वी यादव, तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से आती है, इतना दुस्साहस कहां से आता है, और तुमसे ज्यादा तुम्हारे अरे गहरे पर में लानत है जो आज भी तुमको चीफ मिनिस्टर बनाने की होड़ में है। लेकिन तुम्हारे वादों की पूरी शल्य क्रिया हमने कर दी है। आनंद ब्रो, आखिरी लैप में चर्चा इस पर सुनिए कि पढ़ते हुए, हाँ बताइए, कि मियां भाई लोगों के लिए इतना बड़ा जो इन्होंने टोकरा दिया है वक्फ वाला, उस पर ही चर्चा की जाए, क्योंकि नौकरी पौकरी और सबको 30,000 माई बहन योजना में 2500, रेवड़ी कल्चर तो छोड़िए, हटाइए, उस पर बात नहीं करनी है। मुसलमान आएंगे क्या इस जाएंगे फेंके हुए? देखिए यहाँ पे आपको एक दो चीजें, ये जो धर्म और राजनीति एक साथ चल रही होती है, इसको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बाकी सारे मुद्दों पर बाकी कई यूट्यूबर्स अब तक काफी बातें कर चुके होंगे, वो सब लोग सुन चुके हैं। तो बहुत ध्यान से जिन लोगों ने नहीं देखा है इस मैनिफेस्टो को, उन लोगों को हम बता दें कि इस मैनिफेस्टो में एक वादा है, छोटा सा 22वें नंबर पोजीशन पे है शायद, पीछे की तरफ एकदम छोटा छोटा देखेंगे 22वें नंबर पे शायद मिल जाएगा। तो वहां पर एक वादा है कि जो बोध गया का मंदिर है उसका अधिकार पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में दिया जाएगा। यह एक चुनावी वादा है। अब इस चुनावी वादे से क्या होता है, समस्या जो होती है वो समझिए। इतने सालों से उस मंदिर का रख रखाव, देखभाल उसका जो था, वो सारे के सारे जो है वो हिंदू करते रहे, तभी वो मंदिर इतने वर्षों तक सुरक्षित भी रहा। कोर्ट में यही तर्क दिया जाता है और इस तर्क की कोई काट नहीं होती कि आप 500 साल तक किसी मंदिर की देखभाल कर रहे हैं तो आपका अधिकार हो जाता है उस मंदिर पर ऑटोमेटिक। तो इस तर्क को किसी तरह से काटा ही नहीं जा सकता है। तो इस तर्क को काट करके अगर आप सीधे सीधे अधिकार एक पक्ष को दे भी दें तो दूसरा पक्ष तो पहले से कोर्ट में है। कोर्ट से ऊपर जाकर के, कोर्ट को सुपरसीड करके अगर कोई मुख्यमंत्री चाहता है कि वो इस तरह का कुछ कर दे, तो ये सिर्फ और सिर्फ सामुदायिक वैमनस्य जो होता है उसको बढ़ाने की कोशिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। गया को सुधारने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। गया और बोध गया में आज की डेट में जो आप दिखते हैं ना कि बिहार में अगर देखा जाए कि 3 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, तो मुजफ्फरपुर, गयाजी और पटना, इन 3 का नाम आता है। चौथे नंबर से, मतलब पहले से 10वें रैंक तक में अगर देखिएगा तो एक जिला जो होता है वो सहरसा भी होता है, सबसे ज्यादा गंदे शहरों में से। दरभंगा भी कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ रहता है, टॉप 10 में ही होता है। तो ये सब शहर जो होते हैं वो इसमें सबसे गंदे, सबसे अव्यवस्था, सबसे कुव्यवस्थित शहरों में से होते हैं। और ये सारा कुछ जंगल राज के दौर का नतीजा है। और इसको वो बदलने की बात जो कर रहे हैं, इससे और ज्यादा दंगे ही भड़केंगे और ज्यादा समस्याएं ही होंगी। ये चीज भी समझने की है। अच्छा, एक चीज और जो मुसलमानों को, मोहम्मदन समुदाय को ये दे देंगे वो दे देंगे का वादा है,
तो ये जो है ये हर चुनाव में आरजेडी करती रही है, और हर चुनाव में आरजेडी इसलिए इस बार ज्यादा उसे क्यों करना पड़ रहा है, इस बार ज्यादा उसे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पब्लिक को याद है कि जो शहाबुद्दीन थे वो तिहाड़ जेल में एड़ियां रगड़ के मर गए अकेले, और लाश भी उनकी वही तिहाड़ जेल में दफन पड़ी रही, घर की मिट्टी तक उनको नसीब नहीं हुई। और ये सब जब हो रहा था तो आराम से बैठे लालू यादव देखते रहे, एक बार कोई मिलने तक नहीं गया तिहाड़ जेल में लालू यादव के परिवार का शहाबुद्दीन से, जबकि शहाबुद्दीन लालू यादव के सबसे करीबियों में गिने जाते हैं। ये तो सुभाष यादव अपने बयान में कह चुका है कि किडनैपिंग के दौर में शहाबुद्दीन और लालू यादव और एक और कोई थे जो तीनों बैठ करके हिसाब किताब करते थे कि किसके पास से कितना पैसे की वसूली होगी, कहाँ पैसा आएगा और कहां से आदमी को छोड़ा जाएगा, ये सब कुछ कर रहे होते। तो इतना करीबी था शहाबुद्दीन और उसके साथ ऐसा किया। तो इसकी वजह से राजद को थोड़े से ज्यादा वादे करने पड़ रहे हैं, एक कारण ये है। दूसरा कारण जो ऐसे वादों का है वो देखिए कि जो सीमांचल का एरिया कहा जाता है, जिस एरिया को आजकल लोगों ने सीमांचल कहना शुरू कर दिया है अज्ञात कारणों से, तो वो जो 4 जिले हैं जिनको सीमांचल कहा जाता है जबरदस्ती, उन 4 जिलों में क्या स्थिति है। तो भैया अररिया में जोकीहाट में अगर कहीं गलती से किसी ने देख लिया, एक वीडियो में भी देख लिया कि प्रशांत किशोर की जोकीहाट से लेकर के और अररिया के बाकी जगहों पर रैलियां जो है वो कैसी चल रही हैं, कितनी भीड़ वहां इकट्ठा हो रही है और कितने पीले गमछे फहराते हुए नजर आ रहे हैं, तो अचानक जो ये हरियाली है ना, उस चारा चोर के खानदान को चारा चर लिए जाने का डर लगने लगेगा। पूरा हरा चारा जो है ना वो चर लिया जाएगा, ये डर सताने लगता है। तो ये जो प्रशांत किशोर फैक्टर उस एरिया में आ गया है, इसकी वजह से दूसरी समस्या है। इतनी समस्याएं काफी नहीं थी, तो एक बड़ी समस्या है भाजपा की बी टीम ओवैसी। तो ये भाजपा की बी टीम ओवैसी जो है, ये क्या करते हैं भाजपा वाले, ये ओवैसी को ले जाकर के वहीं से उतार देते हैं जहां पर सेकुलर वोट जो है वो ज्यादा हो। ओवैसी उतरता है, जितने सेकुलर वोट होते हैं उसमें से सारे मोहम्मदन वोट कट के एआईएमआईएम के हिस्से में चले जाते हैं, और बेचारा जो आरजेडी वाला होता है, सेकुलर वाला होता है, वो अपना सेकुलर झंडा, हरा झंडा जो है वो हिलाता रह जाता है, मतलब झंडा हिलाता रह जाता है कहा था। इस बार हमने कोई असंसदीय शब्द नहीं प्रयोग किया है। तो वैसे ही बैठा रह जाता है और चुनाव जो है वो भाजपा वाला जीत जाता है इस तरीके से। तो ये जो भाजपा की बी टीम घुसेड़ने की आदत है, इसको जो भाजपा सुधार नहीं रही है, इसकी वजह से भी आरजेडी को दिक्कत है। तो इस तरह के वादे करने जरूरी थे। इसमें से अधिकांश वादे ऐसे हैं जो मोहम्मदनों को किए गए कि वो पूरे नहीं हो सकते। अब बताइए कि कोई राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून निरस्त कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। उसके लिए तो संसद में जाना पड़ेगा, सब लोग जानते हैं। लेकिन कौम जो है वो ये यकीन कर लेगी कि तेजस्वी बाबू ऐसा करेंगे, हमारा नेता कैसा हो, तेजस्वी मौलाना जैसा हो। तो क्या कौम को ये लोग इतना जाहिल सचमुच समझते हैं? अब जहालत और मोहम्मदन होने का सीधा संबंध है, वो सब अलग मुद्दा है, लेकिन क्या ये नेता सचमुच इतना जाहिल समझते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, मुहर्रम पर इन लोगों ने मुबारकबाद दे दी, बाकायदा अभी भी शायद कहीं उस एनएच पर लगा हो, क्योंकि इन्होंने राजद नेता ने मोहम्मदन को मुहर्रम पर मुबारकबाद दी थी। और अब ये वक्फ कानून जिसका हटाना असंभव है, जब तक भारतीय संविधान जो बाबा डॉक्टर ने हमें दिया, वो बाबा डॉक्टर वाला संविधान जब तक है तब तक तो आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो फिर ऐसे कानूनों के बारे में बोलने की क्या वजह हो सकती है? इसकी एक ही वजह है, वजह यही होती है कि वो जो एक तो कटा हुआ होना, मतलब आप इतने कटे हुए हैं मोहम्मदन समुदाय से कि आपको ये तक पता नहीं है कि हिंदुओं की तरह वहां पे सारे त्योहार जो होते हैं वो खुशियों के त्योहार नहीं होते, वो वहां दुख मना रहे होते हैं 1400 साल से, कि ये दुर्घटना हो गई थी उसका अफसोस करना है 1400 साल। तो उस अफसोस को वैसे ही रहने देते, या जिस चीज के बारे में मालूम नहीं है उसमें अपनी नाक नहीं घुसेड़ते। बहुत से बहुत करना था ये आपको, तो भाई जाते हैं ना रमजान में वो मुसलमान से ज्यादा मुसलमान दिखते हुए, मतलब जो वहां मौलाना गमछा वमछा ऐसे करके, वो जिसके नाम में बकायदा मौलाना जुड़ा हुआ है उसने टोपी नहीं पहन रखी होती है, लेकिन इनका वो जो चार खाने वाला टोपी, वो गमछा होता है और टोपी होती है, वो बिल्कुल सजा हुआ नजर आता है। हमको लगता है कि स्पेशली खरीद करके एक आध उसी अवसर के लिए रखा जाता होगा, वो हर बार निकलता होगा रमजान के मौसम में कि हाँ भाई 4-5 गमछे हैं, रमजान वाले गमछे निकालो। जी। तो तो हरा गमछा हो जाता होगा।
तो ये जी। सारी समस्या है। अब पूरे समुदाय को मूर्ख समझना एक समस्या है, समुदाय से दूर रहना दूसरी समस्या है, तीसरी समस्या ये है कि असल में ये लोग तो उसको कुछ देना नहीं चाहते हैं। हुआ क्या है कि पुराने जमाने नहीं, में जो वो तो एमवाय परमानेंट समस्या है, वो तो परमानेंट समस्या है, उस पर क्या बात करनी है, वो तो देना ही नहीं है भाई। मुसलमान या मोहम्मडन हमारे वोट बैंक बने रहे, जर खरीद, जरा देखिएगा, मैं उर्दू बोल रहा हूँ साहबान, जर खरीद गुलामों की तरह पेश आते हो तुम मोहम्मदन समुदाय से तेजस्वी। और दर्शकों श्रोताओं, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम लोग यहीं पर एक विराम लेंगे। अगले एपिसोड में फिर बिहार की टटका खबर पर बातचीत होगी, और 14 नवंबर तक, बाल दिवस तक ये चर्चा लगातार चलेगी। बाल दिवस को हम सुबह से कोशिश करेंगे लगातार बैठने की, देखते हैं कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं। लेकिन फिलहाल याद रखिए बिहारियों, गलती से, अगर गलती से भी ये चारा चोर का खानदान आ गया, अगर इसके पर्याप्त संख्या में विधायक भी आ गए, तो आप समझिए कि बिहार में जंगल राज से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप व्यालोक वाणी को जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और इस बीच मैंने देखा है थोड़ी सी गति में कमी आई है, प्लीज उस गति को बढ़ा दीजिए, अपने स्नेह और प्रेम भींगने दीजिए, बड़ा मजा आता है साहब। तो वो भींगने दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले जो भी सूचना हो आपको मिले। आज के एपिसोड में कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण समस्या रही है, और देखिए कई बार आप दर्शकों ने शिकायत की है, मैं उसको तहे दिल से मानता हूं, और ऐसा नहीं है कि हम उसे दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आवाज में जो समस्या है वो इस वजह से है कि मैं लगातार यात्रा में हूँ, और ये मैं बता नहीं सकता था, मतलब ये क्या बताऊं कि लगातार मैं यात्रा में हूँ। तो अब मैं चुनाव के बाद जब एक जगह स्थिर हो जाऊंगा, तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं मिलेगी, स्टूडियो सेटअप हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 10-12 दिनों के लिए, तब तक के लिए हमें झेलिए और अपना प्रेम बनाए रखिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। एंडी ब्रो, बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।